गुड इवनिंग। मैं इमरान अहमद मैथ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछला वीडियो परसेंटेज पर बनाया था जिसको आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसमें जो मैंने ट्रिक बताया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। क्योंकि जो आगामी एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी का होने वाला है उस एग्जाम्स में वो क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। मैंने उस पर बहुत ही अच्छा मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचाया और मैं फिर से आज क्लास दूसरा परसेंटेज से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चंस बताने से पहले दो बातें करना चाहता हूं। पहली ये बात कि आप लोग प्लीज अच्छे से मेहनत करें और दिल से मेहनत करें और एक घर में पैक हो जाएं और सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करें, क्योंकि आपके पास हर दिन एक दिन घटते चला जा रहा है और आपके पास समय बहुत ही कम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरी बात पर आप ध्यान देते हुए और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कंपटीशन क्या होता है ना कि स्टूडेंट को एक नए नए मतलब कि नए उद्देश्य की ओर ले जाता है, ताकि बच्चे अगर दिल से अगर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो उनका हर आदमी सम्मान भी करता है और ऊपर जो बैठा है ईश्वर वो भी उनका सम्मान करता है। अगर हमारे मन में कोई खोट नहीं है, हमारे मन में कोई भी कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है और हमारा यकीन मतलब हमारा फेथ है कि हम पास कर जाएंगे, तो हम पास कर जाएंगे। आप ये सोचिए कि हमारा जो सीट है वो हमारा ही सीट है, सिर्फ मेरा ही है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर सीट किसका होगा? ये माइंड में कभी निगेटिव ना लाएंगे कि हाँ ये है, बहुत भीड़ है, बहुत ये है, कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंसान ऊंचाई की ओर जाता है वो सदा झुक के जाता है, कभी अकड़ के नहीं जाता है। जैसे आप हिमालय पर या हिमालय पर्वत पर जो भी लोग चढ़ाई करते हैं, जो भी जाते हैं, या किसी पहाड़ पर आप चढ़ते हैं, तो क्या आप झुक कर चढ़ते होंगे? एकदम टाइट होकर के और बॉडी को टाइट करके तो नहीं चढ़ते होंगे। तो देखिए, जब भी कोई ऊंचाई पर चढ़ता है तो वो क्या करता है? झुक के चढ़ता है। तो आप भी झुक कर रहिए। झुकना मतलब कि किसी से कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, कोई टेंशन में फंसना नहीं है, किसी भी उलझन में फंसना नहीं है। हर चीज को इग्नोर करते हुए आप एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम जो होता है ना बार बार नहीं आता है, और जो आपने वैकेंसी भरा है वो बार बार वैकेंसी नहीं आती है, 3-3 साल 4-4 साल लग जाता है वैकेंसी आने में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन में नहीं फंसेंगे, कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, ठीक है। आज हम परसेंटेज की बात करेंगे क्लास 2 में, ठीक है। कुछ बात करता हूं, और अगर मेरा वीडियो आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है और उससे आप समझ में आ रहा है और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी पुराने हैं जो स्टूडेंट वो लाइक और पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। थैंक यू। तो आगे हम चलते हैं। परसेंटेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आज हम बताने जा रहे हैं उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्या है फॉर्मूला? जैसे दो चीज रहेगा, जैसे वृद्धि यानी कि ज्यादा यानी 15% का वृद्धि हो रहा है, फिर 15% का वृद्धि हो रहा है, या फिर 15% का पहले वृद्धि हो रहा है, बाद में फिर 15% मतलब 7% का कमी हो रहा है। तो इस तरह से अगर होता है ना, तो किस तरह का फॉर्मूला लगता है, तो हम उसको ए और बी से हम बताते हैं। जैसे ए अगर मान लीजिए वृद्धि हो रहा है और बी में भी वृद्धि हो रहा है, तो ए प्लस बी, ए बी बटा क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पहले घाटा हो रहा है और फिर वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी बटा 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगर मान लीजिए कि माइनस ए, फिर घाटा हो रहा है, फिर घाटा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी बटा 100 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि पहले वृद्धि है और फिर घाटा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी बटा 100 हो जाएगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये जो हमने 4 फॉर्मूला बताया है बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रख लीजिए, क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि कभी कहीं क्वेश्चन पे होगा कि हम जितना हमको लाभ होता है, परसेंटेज में लाभ से भी रिलेटेड हो जाता है कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए जितना हमको मतलब लाभ होता है, 4% लाभ हो रहा है और फिर हमको 4% का घाटा हो रहा है, तो इस तरह का अगर कहीं पर अगर दिखाई दे दे कि जितना लाभ उतना ही घाटा, तो आप देखिए वहां पर क्या करेंगे। एक नियम होता है इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। इस बात को सदा याद रखिएगा। इक्वल चेंज का मतलब हुआ कि 4% का लाभ है तो फिर 4% का घाटा, मान लीजिए 15% का लाभ है तो 15%, यानी जितना आपको फायदा हो रहा है उतना ही घाटा हो रहा है। तो उस सेंस में क्या कहते हैं? इक्वल चेंज, यानी बराबर चेंजिंग हो रहा है। तो उस समय क्या होगा ना, सदा आपका जो रिजल्ट आएगा लॉस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम समझाना चाहते हैं, मान लीजिए 4% आपको फायदा हुआ, ठीक, और फिर 4% घाटा हुआ, तो 4% ऑफ 4 क्या हो जाएगा? या आप इस तरह से लिख सकते हैं 4% मतलब 4 बटा 100 गुने 4, 16 बटा क्या हो जाएगा? 100।
यानी कि 0.16% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जो अभी हमने नियम बताया है उस नियम से भी आप बता सकते हैं। किस तरह से, 4% का अगर लाभ है और फिर 4% का घाटा है तो क्या हो जाएगा, -4 × 4/100 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो 16/100 इसका टू क्या हो जाएगा, 0.16% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम इस रूल से भी बना सकते हैं, नहीं तो 4% ऑफ 4 यानी पहले लाभ हुआ है फिर घाटा, या पहले घाटा होगा तो फिर लाभ होगा, तो यहाँ माइनस प्लस होगा फिर यहाँ माइनस, फिर ये दोनों कट जाएगा और वही हमारा लॉस सेंस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कर 15% से घटकर, कर मतलब इंटरेस्ट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, कर 15, जिसको टैक्स बोलते हैं, कर मतलब टैक्स, 15% घट जाता है तथा वस्तु के खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताएं कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी हमारा जो टैक्स है वो 15% घट जाता है, तो घटना मतलब क्या हो जाएगा, 15 आपका घट जाएगा टैक्स, और फिर कहता है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 10, तो माइनस प्लस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और 15 × 10/100। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम चाहेंगे तो साइड में फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, a + b + ab बटा क्या हो जाएगा 100, और यहाँ -a है तो +b हो जाएगा, तो -ab बटा 100, और अगर -a - b है तो +ab बटा 100, और अगर मान लीजिए a है -b है तो -ab बटा 100। ये आपको याद रखिए, हम साइड में लिख दिया है ताकि आपको समझ में आता रहे। तो पहले क्या है, घाटा है, फिर वृद्धि है तो माइनस हो जाएगा, तो बताइए 0 से 0 कट गया तो 15 और में से 10 गया, कितना हो जाएगा, -5, और माइनस क्या होगा, 15/10 है, जब भाग कीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6.5% का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, -6.5% का हमें लॉस हो गया। इसका सवाल, इस सवाल का जो जवाब है यही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, बताएं कि एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसको पेट्रोल पर बजट मूल्य घटने के पहले बजट का प्रभाव नहीं पड़े। कहता है पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो एक उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत, तो मैंने इससे पहले जो एक क्लास लिया हूं परसेंटेज का, उसमें इस क्वेश्चन का मैंने पूरा उसमें जवाब दिया हूं और पूरा ट्रिकली बताया हूं कि अगर 10% का यहां पर कमी है तो वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग, 11.1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे कि अभी हम फॉर्मूला से बताते हैं। क्या था वृद्धि परसेंट का, क्या फॉर्मूला था, वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला क्या था, x/100 - x गुने कितना था 100। x का मतलब कौन, 10% की कमी, तो 10% यहां हो जाएगा और 100 में से क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा, गुने 100 इक्वल टू 10 बटा कितना हो जाएगा 90 और गुने 100, काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 100/9, तो क्या होगा 11.1/9%। यही आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, वृद्धि कितना निकल गया 11.1/9। और इससे पहले जो मैंने बताया था कि 10% की अगर कमी है, अगर हमें पीछे का पूछता है कमी का, तो वृद्धि क्या हो जाएगा 11.1/9, उस वाले आप ट्रिक में देख सकते हैं पिछले क्लास में। ठीक है, हम समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रखता है और 8% लाभ प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे की प्रतिशत होगी। यानी एक दुकानदार है जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% ज्यादा रखता है। क्रय मूल्य समझ रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं लेट सीपी बराबर x मान लेते हैं, सीपी समझते हैं ना, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं, क्रय मूल्य को कहते हैं, तो अगर हम सीपी को क्या मानते हैं x मान लेते हैं, x मान लीजिए या 100 मान लीजिए, हम 100 ही मान लेते हैं क्योंकि हमें अंकित मूल्य क्या किया है 35% ज्यादा रखा है। यानी 100 में हम सामान खरीदे थे तो हमारा अंकित मूल्य कितना था 135, यही हमारा अंकित मूल्य था। ठीक है, और कहता है कि कहता है आगे कि अधिक रखता है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना बट्टा प्रतिशत देना पड़ेगा। तो 8% लाभ का मतलब क्या हुआ कि हम 100 रुपए का सामान खरीदे थे, तो जब हम 108 में बेचेंगे तभी तो हमें 8% का लाभ होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 108% में हम बेचेंगे, क्या हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108। अब बताइए कि इसमें जो बट्टा इसको दिया गया कितना का दिया गया
27 का हमने बट्टा दिया, यानी कि उसको हम 27 रुपया का छूट दिया। किसके हिसाब से? 135 जो हमने अंकित किया है उस पर हमने 108 का सामान बेचा है, फिर भी उसको 8 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हमने उसको अगले कस्टमर को मैंने 27 रुपया का क्या दिया? बट्टा दिया, यानी कि बट्टा दिया। तो हमें क्या पूछता है कि बट्टा का परसेंटेज में पूछा है, तो बताइए प्रतिशत क्या निकल जाएगा? प्रतिशत क्या निकल जाएगा? आप जानते हैं 27 क्या है? बट्टा है इसका किस पर? 135 पर, यानी इसको छूट मिला है, बट्टा को छूट भी कहते हैं। 135 पर 27 रुपया का छूट मिला है, तो गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा? 5 बार में काट सकते हैं और ये 20 बार में, तो हमारा कितना हो गया आंसर? 20%। यानी कि अगले को जो हमने बट्टा दिया है वो क्या परसेंट का बट्टा दिया है? 20% का बट्टा दिया है। अगर आप लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं फिर से, हमारा खरीद जो था हमने मान लिया 100 रुपया है, अंकित कितना किए? 135, यानी कि 135 रुपया मैंने अंकित मूल्य उस पर लगाया, और हम 8% लाभ हमको मिलता है कुछ छूट देने के बाद भी, यानी कि 108 में बेचते हैं। तो हमारे बीच में जो 27 का जो बट्टा मिला है वो 27 रुपए का बट्टा है। तो हम रुपया में नहीं बोल रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 27 बटा क्या हो जाएगा? 135 गुने 100 इक्वल टू 20%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बात आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर क्वेश्चन समझने में या कोई भी चीज दिक्कत आता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है किसी उत्पाद पर जब यह फैक्ट्री से निकलता है उसी वक्त 5% कर लगा दिया जाता है, यानी टैक्स लगा दिया जाता है। फिर मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते वक्त, यानी उपभोक्ता जब खरीदता है तो फिर 6% का टैक्स लगा दिया जाता है। तो बताएं कि उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कुल कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ा? पहले बार में 5% दिया और फिर 6% दिया, दो जगह उसने टैक्स दिया, तो 5% हो गया और प्लस फिर क्या हो गया? 6 हो गया। देखिए क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा क्या हो जाएगा? 100। अब बताइए 6 5 11 और 30 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। 30 को जब 100 से भाग कीजिएगा तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3। अब इसको ऐड कीजिए, 11.3% का इसको क्या हो गया? टैक्स लग गया। टोटल टैक्स कितना लग गया? 11.3। अब देखिए अगर कोई बच्चा देखेगा कि पहले बार में 5% लगा है, फिर 6 लगा है, तो 6 5 11% हो गया, तो ऑप्शन में जाइएगा तो 11 भी लिखा रहता है। तो ऐसा मत कभी कीजिएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पर इसको बैठाइएगा। वृद्धि वृद्धि तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, घाटा वृद्धि तो माइनस ए प्लस बी और माइनस ए बी बटा 100, वहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी के उस पर हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बात करता हूं कि ये परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन सुन लीजिए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? यानी कहने का ये पास फेल वाला क्वेश्चन है। आप देखते होंगे जितना भी एग्जाम हुआ है इससे पीछे भी और अब जितना भी होने वाला है सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी ऐसा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जब ना पूछे, बाई चांस कभी हुआ होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस पर एक जबरदस्त ट्रिक दे रहा हूं, इसको देखिएगा। अगर हमारे पास अगर पास माइनस पास बराबर क्या हो जाएगा? रियल पास। ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास पास और पास अगर हम पास में कन्वर्ट कर देते हैं तो पास पास घट करके क्या हो जाता है? रियल पास। और अगर फेल से भी हम बना सकते हैं, फेल माइनस फेल बराबर क्या हो जाएगा? रियल फेल। इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये दो चीज जो दो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या कहा था? 70% अंग्रेजी में। तो देखिए पास कितना है? 70% है और प्लस फिर कितना में पास है? फिर 70% है और 65% है, 65% है। बताइए दोनों को ऐड कर दीजिए जितना पास हुआ है। तो 5 6 दूना 12 1 13, 135% पास किया है। और कहता है कि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल किए। अब क्या हो गया? बोथ जो है वो क्या किया है? फेल किया है। तो फेल कितना किया है? 27% फेल किया है। तो अब बताइए कि 27% अगर फेल करेगा तो बताइए पास कितना करेगा? पास बराबर कितना हो जाएगा? 100 में से 27 को घटा दीजिएगा। तो बताइए 100 में से जब 27 को घटाइएगा, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 2 गया 7, यानी कि 73% क्या कर जाएगा? ये पास कर जाएगा। फिर से समझिए, फेल 27% है तो पास 100 में से 27 गया। तो हम तो लिख करके बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 27 को क्या कीजिएगा? 100 में से माइनस कर लीजिएगा, डायरेक्ट 73% पास हो जाएगा। तो पहले पास कितना किया? 135 और अब पास कितना किया? 73। तो आप जानते हैं पास माइनस पास क्या होता है? रियल पास होता है।
तो बताइए रियल पास कितना परसेंटेज हो गया? 5 में से 3 गया 2 और 13 में से 7 गया क्या हो जाएगा? 6। यानी 62% जो है वो क्या हुए हैं? रियल पास किए हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि फेल कितने किए हैं, तब फेल कैसे निकलता है? 100 में से 62 को घटा लीजिए, तो जब 100 में से 62 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 38% फेल कर जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। पास पूछेगा तो डायरेक्ट पास माइनस पास बराबर रियल पास, और फेल पूछेगा तो आप पास जो निकलेगा उसमें 100 में से घटा लीजिएगा तो फेल निकल जाएगा। फिर से समझिए, पास कितना था? 70%, 65%, दो विषय में 135% हो गया दोनों मिलाकर के। बोथ का मतलब कि दोनों विषय में 27% लोग फेल किया है, यानी कि जो दोनों विषय लेने वाले थे 27% उसमें फेल किए। तो दोनों विषय में भी लेने वाले जो परसेंटेज 100 ही में न कहलाएगा, तो 100 में से 27 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 73%। अब 73% पास होंगे तो 135 में से 73 जाएगा तब 62% ही ना फेल पास करेंगे, क्योंकि पास माइनस पास क्या होता है? पास माइनस पास बराबर रियल पास। तो जब 62% हमारा पास निकल गया तो फेल कितना हो जाएगा? 38%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 70% हिंदी में और 40% दोनों में, यानी यहां सिर्फ पास ही पास है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्रों की संख्या क्या है? तो देखिए पास क्या किया है? 60% और प्लस कितना? 70%, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? 130% क्या कर गया? पास। और फिर कहता है दोनों में फिर पास किया है, फिर पास, बोथ मतलब कि दोनों में पास कितना किया है? 40%। तो यहां पर सिर्फ पास की बात थी, तो जब पास इधर हुआ 130 और पास हुआ 40, तो रियल पास कितना हो जाएगा? घटाइए इसको, 0 और 13 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 9। यानी 90% पास किए हैं, टोटल 90% पास किए हैं। तो हमसे फेल पूछा है, तो बताइए फेल बराबर क्या हो जाएगा? 90% अगर पास है तो फेल कितना हो जाएगा? 10%। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या ट्रिक है? आप लोग ध्यान देंगे ट्रिक पे। पास जब निकल जाता है तो पास को हम लोग, पास यहां भी था और पास यहां भी था, यहां दोनों विषय में 60%, 70% इसका टू 130%, और बोथ यानी दोनों विषय में कितना पास किया है? 40%। तो अब बताइए दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90%। यही 90% पास किया है टोटल। और फेल के बारे में पूछा है तो 100 में से 90 को घटा दीजिए, 10% क्या हो जाएगा? हमारा फेल कर जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो जितना भी पास फेल वाला क्वेश्चन है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, या अरिहंत हो, या कोई भी हिंदुस्तान का जितना भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है, किसी भी बुक में आप जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप उस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में, यानी पास क्या हो जाता है? पास जो होता है 60% और 45%, तो 5 अच्छा 10 कितना हो गया? पास 105%। और फिर कहता है यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ है, तो पास जो है वो एक विषय में कितना किया है? 25%। तो बताइए दोनों घट करके क्या हो जाएगा? 5 5 0, 10 में से 2 गया 8, यानी 80% क्या हो गया? रियल पास। रियल पास बराबर क्या हो गया? 80%। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या होगी? तो बताइए फेल कितना कर जाएगा? 20% क्या कर जाएंगे? फेल कर जाएंगे, क्योंकि 100 में से 80 को घटा लीजिए। तो बहुत इजी है कि पास वाले 60 थे, 45 थे, और एक विषय में 25% कम अंक मतलब पास किए थे 25 से, तो माइनस कर देंगे तो 80% हो जाएगा, तो फेल बराबर 20%। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषय में फेल हो गए। दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या। यहां पर पास और फेल वाला परसेंटेज नहीं निकालना है, बल्कि यहां पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो हम पहले वही हम फॉर्मूला पर जाएंगे कि पास टोटल कितने किए हैं। पास जो किए हैं वो 60 है, कितना है? 70 और 80 है, तो 70% और 80% क्या हो जाएगा? 8 7 15, यानी 150% आपके पास हो जाएंगे। और दोनों विषय में फेल कितने हुए हैं? फेल जो है वो आपका 10% है। तो बताइए पास कितना हो जाएगा? पास कितना हो जाएगा?
100 में से 10 गया, 90% आपका पास हो जाएगा। अब बताइए कि दोनों में कितना 10% से फेल हुए थे, तो पास हम निकाल दिए 90%। तो बताइए पास ऊपर 150 है और पास नीचे 90 है, तो 0। अब 15 में से गया क्या हो जाएगा 60, यानी कि 60% जो लोग हैं वो क्या किए हैं, पास किए, रियल पास किए हैं 60%। तो यही 60% जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर, क्योंकि टोटल स्टूडेंटों की जो संख्या है पास होने की वो 144 है। तो 60% इज इक्वल टू 144, यानी 60% किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% पर इसको निकाल लेंगे। तो बताइए 144 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब इसको 0 से 0 काट देंगे तो 6 दूना 12 और 6 चौक 24, तो 24 से जब 10 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 240, यानी टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं 240, पास और फेल दोनों मिलाकर के टोटल कितने स्टूडेंट थे, 240 थे। तो पास की संख्या कितनी थी, परसेंटेज में कितने थी, 70% पास किए थे, 80% टोटल 150%, फेल कितने थे 10%। तो 10% को हमने 100 में घटा लिया तो पास बराबर कितना हो गया 90%। अब पास ऊपर 150 है, नीचे में 90 है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो रियल पास कितना हो जाएगा 60%। तो यही 60% जो है वो कितना के बराबर है, 144 के बराबर। तो 100% बराबर 144 गुने 100। अब कहते होंगे कि सर 100 कहां से लाते, जानते हैं ये 60 बटा 100 है। और 100% को जब आप कहते हैं कि 100%, तो 100% का मतलब होता है 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यही ना 100 से गुना हो जाएगा 144 और बटा में 60 आ जाएगा, काट के कितना हो जाएगा 240, यानी टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी थी 240। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक की जरूरत है। यह 220 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 11 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताएं कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे। यानी 33% अंकों से क्या होना चाहिए, अंकों की जरूरत है उसको पास होने के लिए 33% की जरूरत है। कितने परसेंट की जरूरत है, 33% की उसको जरूरत है पास होने के लिए। लेकिन 220 ही अंक लाता है और 11 अंक से फेल कर जाता है। तो टोटल कितना अंक लाता है 220 अंक और 11 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसको 11 अंक मिल जाए तो यही ना 33% के बराबर हो जाएगा। देखिए 11 अंक, क्योंकि हमसे पूछा है कि पूर्णांक कितना है, टोटल अंकों का जो पूरा पूर्णांक होता है, टोटल मार्क्स कितना है। तो 33% बराबर 220 प्लस कितना हो गया 11 इसलिए प्लस किए हैं क्योंकि अगर इसको 11 मिल जाता तो ये 33% के बराबर हो जाता। तो बताइए कि 100% अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 220 को 11 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 231, अब गुने कितना हो जाएगा 100, अब बटा में क्या चलाएगा 33 को 7 से काट, 33 का जो पहाड़ा है 7 बार 7 21 7 21 22 23, तो ये कितना हो जाएगा 700 का पूर्णांक हो जाएगा। टोटल कितने पूर्णांक का ये था, ये जो हमारा एग्जाम था कितने पूर्णांकों का था, 700 पूर्णांकों का था। फिर समझ लीजिए, हमें पास होने के लिए 33% चाहिए और हमको अंक कितना मिला है 220। हम 11 अंक से फेल कर गए हैं, तो अगर हमको 11 अंक मिल जाता तो 33% के बराबर हो जाता। तो यही ना 33% जो है वो कितना के बराबर हो गया 220 और 11 कितना हो जाएगा 231 के बराबर। तो 100% अगर निकालना होगा तो 231 और गुने क्या हो जाएगा 100 और बटा 33 काटिए कितना हो जाएगा 700। तो पूर्णांक कितना निकल गया, टोटल 700 का पूर्णांक निकल गया। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा पढ़ने में अगर दिक्कत होता होगा, हम जो पढ़ाते हैं जिस तरीके से अगर आपको लगता होगा कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं या थोड़ा इधर, तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ दिख नहीं रहा है या कुछ भी कोई ऐसा दिक्कत होता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा और पूछिएगा भी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जब देखेंगे कहता है एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थी कला और 59% परीक्षार्थियों ने विज्ञान लिया है। अब देखिए 65% जो है आपको वो कला से है, ठीक है, और 59% जो है वो साइंस से है, यानी कि विज्ञान से है। ठीक है, तब कहता है कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 है
तो बताएं कि कितने विद्यार्थी परीक्षार्थी ने दोनों विषय लिए। अब देखिए 65% कला में है और 59% विज्ञान में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 6 5 11 1 12, यानी 124%। जबकि कला और विज्ञान दोनों मिलाकर के 100 होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 24% हो गया। तो जो एक्स्ट्रा जो मेरा 24% है, इसको हम क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, तो कितना हो गया, 24%। यही 24% जो है बोथ, यानी बोथ का मतलब हुआ दोनों विषय, यानी दोनों विषय जो लेने वाले का जो परसेंटेज है वो कितना है, 24% है। लेकिन टोटल जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो 1200 है, यानी 1200 में केवल 24% ही ऐसे लोग हैं जो दोनों विषय लिए हैं। तो 1200 गुने 24/100 काटिएगा तो 12 चौका 48, 12 दूना 24, 4 28, यानी 228 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय लिए हैं। फिर समझिए 65% कला, 59% विज्ञान, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 124%। 100 में से इसको घटा दीजिएगा, कितना बढ़ा, 24% बढ़ा। इसका मतलब कि ये जो 24% जो बढ़ा है वो दोनों विषय लेने वाले बच्चों की संख्या परसेंटेज है। तो हमारे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 1200 थी, तो 1200 का 24% निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा, 288। ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा स्किप, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है ना कि आप पूरा मेन पॉइंट, मेन जगह नहीं पहुंच पाते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, और जब तक क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़िएगा तब तक कभी कामयाब नहीं हो सकते। और याद रख लीजिए, दिमाग में अगर कुछ भी बात इधर उधर चल रहा है उसको हटा दीजिए कि हम फलाने जगह ये दे देंगे पैसा, हम इससे काम करवा लेंगे, वो सेटिंग वो फिटिंग, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होना है, सिर्फ ये भ्रम है। इंसान बेवकूफ है जो इन सब चीजों के चक्कर में पड़ता है। अगर आप वही टाइम, अगर वही समय अगर पढ़ाई पर लगाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे, यकीन मानिए। ठीक है, यकीन से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपको यकीन है ना, तो अगर आपका पैर कट जाता है, आपके पास कुछ नहीं है, ना दवा है ना दारू, कुछ नहीं है, और आप यकीन है ऊपर वाले पर कि ये मेरा जख्म ठीक हो जाएगा, और यकीन से अगर आप मिट्टी को ही आप आराम से अपने जख्म पर लगा लेते हैं, इस यकीन से कि ये जख्म ठीक हो जाएगा, ये नहीं कि ठीक होगा कि नहीं होगा, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो वो मिट्टी ही दवा बन जाएगा, मेडिसिन बन जाएगा, और आपका जख्म ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद रखिए। इसलिए यकीन कीजिए कि मैं निकलूंगा तो निकलूंगा, पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। याद रखिए, हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, और टेस्ट सीरीज जब लाइव क्लास मेरा चलेगा तो टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, और याद रख लीजिए कि आप लोग को हर तरीके से, हम पूरे तरीके से हम आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, एक परीक्षा में 5% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं और योग्य परीक्षार्थियों में 85% समान वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 4275 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है। तो बताइए कि 5% प्रार्थी क्या पाए गए हैं, अयोग्य पाए गए हैं, अयोग्य, यानी कि 100 में 5%, यानी 100% में 5% जो है ये क्या पाए गए हैं, अयोग्य पाए गए हैं, अयोग्य हैं। तो बताइए कि योग्य कितना हो जाएगा, 95% क्या निकल जाएगा, योग्य निकल जाएगा। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 5% है अयोग्य तो 95% योग्य। ठीक है, अब कहता है कि 85% सामान्य वर्ग के हैं, योग्य परीक्षार्थियों में 85% समान वर्ग के हैं। तो ये जो 85% सामान्य वर्ग के हैं, तो आप जानते हैं कि 85% सामान्य वर्ग में है, तो जब सामान्य वर्ग में 85% है तो योग्य कितना हो जाएगा, योग्य का जो होगा सामान्य में योग्य, सामान्य में योग्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 85%, यानी 15% निकल गया। यहां जो ऐसे 5% अयोग्य और 95% योग्य, ये अलग है परसेंटेज। और सामान्य, जो सामान्य है, मतलब हम अगर मान लीजिए कि सामान्य में 15 ही आदमी है तो वो हमारे 100% कहलाएगा। उसमें कहता है कि हम 85% हम क्या हैं, 85% समान वर्ग के योग्य हैं, अयोग्य कितने निकल जाएंगे, 15% अयोग्य निकल जाएंगे। यानी 85% समान वर्ग के योग्य परीक्षार्थी में 85% समान वर्ग के हैं। तो कहता है अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 4275 है। कितनी है, 4275 है। अब बताइए
अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या कितनी है? तो यहां पर योग्य कितना था? 95% था। कितना था? 95% था। ठीक है। तो बताइए 95% योग्य है और इसमें कहता है कि योग्य यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 4275 है, तो समान वर्ग में 85% हो गया तो 15% क्या निकल गया? अन्य ही निकल गया ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? 95 का 15% अब बराबर कितना निकलेंगे? 4275। अब इसको काट दीजिए। इसको जैसे ही काटिएगा तो कितना निकल जाएगा? इसको भी लिखिए 95%। तो 95/100 अब गुने कितना हो जाएगा? 15/100 बराबर 4275। काटिए इसको। 15 दूना 30 बच गया कितना? 12। तो 12 था 15 8 120 और 15 बचे 75। 95 से क्या बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। अब डायरेक्ट इसको आंसर कर दीजिए। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से जब गुना होगा 100 तो कितना हो जाएगा? 0 4, यानी 3 पर काटो 0 हो जाएगा 4 0, यानी 30,000 हमारे क्या थे? 30,000 कितने थे? प्रार्थी मेरे कितने थे? 30,000 थे। एक समझ रहे हैं ना? फिर से समझिए। अयोग्य कितने थे? 5%। 100% में 5%, यानी 95% योग्य थे। समान वर्ग में 85% योग्य थे, यानी 15% क्या थे? यानी योग्य परीक्षार्थियों में 85% समान वर्ग थे, यानी कि योग्य का मतलब होता है 100%। योग्य में 85% सामान्य के थे, तो अन्य कितने निकल जाएंगे? अन्य योग्य जो है वो कितने निकल जाएंगे? अन्य 15%। अब कहता है आगे कि अन्य वर्गों के योग्य प्रार्थियों की संख्या 4275 है। अन्य वर्गों के, तो अन्य वर्ग हो गया 15%, योग्यों का जो परसेंटेज है कितना है? 95। तो 95% का 15% या 15% का 95% बराबर 4275। 95/100 15/100 जब काटिएगा तो यहाँ पर क्या है ना कि एक छिपा हुआ। एक का मतलब x, आप x भी लिख सकते हैं। x मान लीजिए कि टोटल क्या है? टोटल जो है प्रार्थियों की संख्या x है। x का 95% का 15% बराबर 4275। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 30,000, यानी टोटल प्रार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30,000। ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि समझ में बात आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर डिफॉल्ट होता होगा तो प्लीज इसको समझिए, अच्छे से समझिए। योग्य जो है और अयोग्य जो है इसी से निकला है, और योग्य को यहाँ रहने दीजिए। और समान वर्ग में, समान वर्ग का मतलब जनरल कास्ट कितने निकल गए? टोटल 85% है, और उसमें जो अन्य होंगे, जो अन्य में जो भी आ जाए समान को छांट करके, वो 15% है। ये योग्य का 100% टोटल योग्य है। उस 100 में 85% समान वर्ग के हैं, यानी 15% अन्य है। तो वही 15% जो होगा वो क्या होगा? योग्य का 15%, यानी 95% का 15% बराबर 4275। काट के कितना आएगा? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए को 20 से 10% कम अंक मिले। ए को 20 से 10%, अगर 20 100 है तो कितना हो जाएगा? 90। फिर आगे कहता है कि बी को सी से 25% अधिक अंक मिले और सी को डी से 20% अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? तो बताइए। ए को 20 से 10%, बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 90। और फिर बी को सी से कितना है? सी अगर 100 है तो ये कहता है 25% अधिक है, यानी 125 हो जाएगा। और फिर कहता है सी को डी से 20% कम अंक मिले, यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। अब हमको सिर्फ ए और डी से मतलब है, क्योंकि ए का दिए हुआ है और डी का पूछ रहा है। अगर हम चाहेंगे तो इसको हम रेशियो में ला करके और हम निकाल सकते हैं, लेकिन उतना बहुत लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट ये दिखाना चाहते हैं, ये जो 90 है, अनुपात 90, वो किसके बराबर है? 360 के बराबर। क्योंकि उसको 500 में 360 मिला, यानी टोटल अंकों की जो संख्या है 500 है, उसमें 360 मिला है। तो जो 360 मिला है वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो 90 बराबर 360 अगर होगा तो बताइए अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36। तो अनुपात 1 बराबर जब 4 निकल गया तो बताइए 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुने 4, यानी कि 400 हो जाएगा। यानी डी के पास कितना हो जाएगा? 400। इसको मिलेगा टोटल 500 में 360, और इसको 500 में कितना मिलेगा? 400। तो परसेंटेज में पूछता है तो बताइए डी का जो प्रतिशत निकलेगा वो क्या निकल जाएगा?
400 बटा 500 और गुने 100, 0 से 0 कट गया, 5 8 40। यही जो है हमारा 80%, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, प्रतिशत कितना हो गया, 80% हमारा प्रतिशत निकल गया। फिर समझिए ए बी से इसको 10% कम, यहाँ पे सी से इसको 25% ज्यादा, यहाँ डी से 20% कम। ए जो है 90 है वो किसके बराबर है, 360 के बराबर, क्योंकि जो 360 है वो 500 में उसको मिला है, तो अनुपात 90 बराबर 360, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 4। यही अनुपात एक जो है 4 के बराबर है, तो बताइए 100 अनुपात कितना के बराबर हो जाएगा, 100 चौका 400 के बराबर। अब हम 400 को 500 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि उसको 500 में 400 मिला है, तो 500 में जब 400 मिला है तो टोटल नीचे रहता है, जिसके बारे में पूछा जाता है ऊपर। तो 400 बटा क्या हो जाएगा, 500 और गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, 80%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड है, और चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है परसेंटेज में बहुत ही भारी होता है, बच्चे लोग को भारी लगता है, लेकिन हम बिल्कुल आसान और बहुत इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो आप लोग बने रहें और देखें। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर में अगर इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं लीजिएगा। 30 क्वेश्चन कहता है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें एक प्रत्याशी जो कि 43% वोट प्राप्त करता है, वह अपने विरोधी प्रत्याशी से 420 मतों से हार जाता है। कितने मतों से हार जाता है, 420 मतों से हार जाता है। बताएं कि कुल वोटों की संख्या कितनी है। अब ये जो 420 मत से जो हारा है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वही परसेंटेज 420 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितना परसेंट से अगर कोई हारा है तो उतना ही परसेंट से अगला आदमी जीता भी होगा। दो ही प्रत्याशी है, तो बताइए 43% वोट प्राप्त हुआ है एक को, तो दूसरे को कितना वोट प्राप्त होगा, तो दूसरे का जब निकालेंगे तो 100 में से क्या करेंगे, 43 को घटा लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 57% हो जाएगा। ये दूसरे प्रत्याशी को 57% मिला है, 57% मिला है, और पहले को कितना मिला है, 43%। इसका मतलब कि जिसको 57 मिला है वो जीता होगा और जिसको 43 मिला है वो हारा होगा। तो बताइए 57 में से 43 क्या कितना हो जाएगा, टोटल आपको 14% हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 14%। यही 14% जो बीच में जो डिफरेंसेस आया है वो जीत और हार को बताता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस मेरा जो निकला है वो कितना निकला है, 14% का हमारा डिफरेंस निकला है। 57 में से 43 गया, 14%। यही जो 14% है वो कितना के बराबर हो जाएगा, टोटल कितना वोट हमको मिला है, कितने वोट से हम हारे हैं, 420 मतों से हारे हैं। अब बताइए ये जो 14% जो 420 के बराबर है, तो 100% से क्या निकल जाएगा, 420 गुने 100 अब बटा कितना हो जाएगा, 14 दिया है 42, यानी कि टोटल 3000 वोट पड़ा था दोनों को मिलाकर के, जिसमें 420 मतों से हार गया। अब फिर से समझिए, हम ये वाला जो बात अभी निकाल करके दिखाए 57%, इसको आप लोग को माइनस करने की जरूरत नहीं है, दिमाग से निकालिए, माइंड से सोचिए कि एक को अगर 43 मिल रहा है 100 में, तो दूसरे को 57 मिला होगा। तो बताइए कि अगले को 57 मिला, इसको 43 मिला, तो 57 में से 43 गया, तो 14% जो बीच का जो डिफरेंस है, जो बीच का जो दूरी है, वही दूरी ना हार जीत का कारण बना है। तो 14% किसके बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 420 गुने 100 बटा 14 कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है तथा 80,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 20% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। ये कह रहा है कि 55% वोट प्राप्त हुआ है और 8000 वोट से चुनाव जीत गया है, वैध मतों में, अवैध नहीं, जो आपका बोकस वोट है उससे नहीं, जो रियल का जो वोट पड़ा है उसमें वो 8000 वोट से वो जीत जाता है। तो पहले हम उसको निकालेंगे, और फिर कहता है कि 20% उसमें अवैध था, तो टोटल मतों की संख्या कितनी थी, तो हमको टोटल तो निकालना पड़ेगा जिसमें वैध भी होगा अवैध भी होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, 55% एक को मिला है जो जीता है, तो ऑटोमेटिकली ये 50 से जब ज्यादा है तो जीता ही होगा। हारा है कितना, 45% से, यानी 10% का जो बीच में डिफरेंसेस है वही हार जीत का कारण बना है। ये जो 10% है वो कितना के बराबर है, 8000 के बराबर। कितना के बराबर, 8000। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 8000 गुने 100 बटा 10, यानी कट करके कितना आ जाएगा, 80,000। कितना आ जाएगा, 80,000 टोटल वोट, यानी कि वैध जो वोट है वो कितना पड़ा था, 80,000।
लेकिन कहता है कि इसमें जो अवैध है वो 20% है। तो अवैध का जो परसेंटेज है वो हम 100 में जाएंगे। तो बताइए अवैध कितना है, 20% है। तो बताइए कि वैध कितना हो जाएगा, 20% अगर है तो क्या वैध कितना हो जाएगा, वैध जो है आपका वैध मत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100% माइनस 20%, यानी 80% आपका क्या हो जाएगा, 80% आपका वैध हो जाएगा। यही 80% जो है वो कितना के बराबर है, 80,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 80,000 के बराबर है। तो 100% निकाल दीजिए यहीं पर, 80,000 गुने 100 बटा कितना 80, काटिएगा इसको, काट दीजिए एक बार में, कितना हो गया 1 लाख, कितना हो जाएगा टोटल 1 लाख। यानी कि जो वोट जो पड़ा था जिसमें वैध भी था और अवैध भी था, टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 1 लाख थी। फिर से एक बार समझिए, 55% से वो जीता है, तो 55% और 45% से दूसरा आदमी 45% मिला है जो हारा है, तो दोनों के बीच में जो 10% का डिफरेंसेस है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 8,000 के बराबर। तो 10% बराबर 8,000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 80,000। ये जो 80,000 है ना, ये वैध मत है, वैध मत, क्योंकि वैध मतों में वो 80,000 लाया है। और लास्ट में कहता है कि 20% अवैध है, तो 20% जो अवैध है तो उसमें भी तो 100% होगा। तो 100 में 20% अवैध है, यानी कि वैध जो टोटल 80% ही वैध वोट पड़ा था, जो वैध 80% के बराबर कितना था, 80,000। तो जब हम वैध बराबर वैध कर देंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1 लाख। यानी कि इसमें 20,000 जो था अवैध था और 80,000 वैध था। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1 लाख वोट हो गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम जो क्वेश्चन चल रहे हैं नेक्स्ट है, और वो जो लास्ट क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। अब बताइए 75% मतदाताओं ने, तो मान लीजिए कि टोटल जो पंजीकृत जो कुल संख्या है वो x है, मान लीजिए x है, उसका 75% मतदाताओं ने मत डाले, तो 75% को क्या बोलेंगे, 75%, x का 75%। 2% मत क्या थे, अवैध थे। तो बताइए कि 2% अगर मत अवैध थे तो वैध कितने हो जाएंगे, 98%। और फिर कितना है आगे, 75% वैध मतों के, ये टोटल क्या हो गया, x का वैध, फिर इसका 98%, तो फिर पूरा वैध, अब इसका 75% पूरे वैध का, तो फिर क्या हो जाएगा 75/100। ये जब टोटल वैध का मतों का जब निकलता है तो वो कितना मत प्राप्त करता है चुनाव प्रत्याशी, 9261। अब बताइए, हमने लिखाया था इससे पहले क्लास में कि 75% को कितना बोलते हैं, 3/4। इसको लिखिए 98/100, और ये 75% है तो इसको भी क्या बोलेंगे, 3/4 बराबर 9261। अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। चलिए 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नवा 18। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9261 गुने 2 गुने 100 गुने 4 बटा में क्या हो जाएगा, 3 गुने 49 गुने 3। काटिए इसको, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 का 7 2 हो जाएगा, तो 7 3 21, फिर क्या हो जाएगा 7 3 21, अब फिर कितना बच जाएगा, 7 का 7 2, 7 3 21, फिर 7 दूना 14, और फिर 7 3 21। ठीक है, फिर 7 से काटिए, 7 का 7 6 6, 7 8 56, क्या बच जाएगा 7 9 63, ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 के 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 का 3। देखिए अब इसको गुना कीजिए, 21 दूना 42, 42 चौका कितना हो जाएगा, अब गुने 100, टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी कि 1,68,000। टोटल कितना हो जाएगा, 1,68,000। तो हमसे पूछा था कि बताइए कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो 1,68,000। फिर समझिए, x का 75% तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे, x का 3/4। 98% कहां से आएगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2% अवैध है तो वैध 98% हो गया। फिर कहता है टोटल वैध मतों का 75%, जो प्रत्याशी को जो 9261 प्राप्त मिला है वो क्या है, वैध मतों का है, तो पूरे वैध मतों का 3/4 यानी 75% बराबर 9261। इसके बाद इसको हमने काटा है, आप अपने भी दिमाग से आप काट सकते हैं, अगर आपसे और भी इजी करता है तो काट सकते हैं। तो टोटल कितना आ गया, 16,800, यानी कि टोटल जो आपके मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो 16,000 कितने हैं, 800 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा पढ़ाया हुआ जितना भी चीजें समझ में आ गया होगा।
हमने जितना टाइप आज पढ़ाया है और जो भी चीज़ आपको पढ़ाया है आप लोग किताब से देखें और उसको अच्छे से बनाएं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट होने वाला है हाजीपुर में 17 सितंबर से। तो आप लोग जो भी अगर मेरे स्टूडेंट हैं उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। अगर आस पड़ोस में जो भी अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो एनटीपीसी के फॉर्म भरे भी होंगे, जो भी होंगे, उनको ज्वाइन करवाइए और